दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस और स्पेशली हमारे साइंटिस्ट को जिन्होंने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। लेकिन अब चंदा मामा के बाद बारी है अपने सूरज दादा की। जिस तरीके से हम चंदा मामा को प्यार करते हैं वैसे हम सूर्य को अपना पिता मानकर पूजा करते हैं। पोंगल, मकर संक्रांति और छठ पूजा, इन सब में सूर्य कॉमन है क्योंकि सूर्य ही वो शक्ति है जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई है। देखा जाए तो ऋग्वेद काल से सूर्य एक इम्पोर्टेंट डिएटी रहे हैं। 5th सेंचुरी के लगभग लिखे गए सूर्य सिद्धांत में भी हमारा सूर्य के प्रति जानने की लालसा को दर्शाता है। साथ ही रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर और आदित्य जैसे हमारे सूरज के न जाने कितने नाम हैं जिसके बारे में पढ़ने और जानने के फैसिनेशन के साथ ही ये हमारी जरूरत भी है। क्यों में हम उसी सन की स्टडी करने जा रहे आदित्य L1 मिशन की बात करेंगे। दोस्तों सूर्य हमारे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम का केंद्र है और इसी के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि सन हाइड्रोजन और हीलियम का एक हॉट बैलून है और वैसे तो कुछ चीजों का आदि और अंत नहीं होता, पर अगर सन के बर्थ की बात करें तो ये आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ। देखा जाए तो हम सन के पास होकर भी दूर हैं। दोस्तों अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 151.16 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि मून से भी 4 गुना दूर है। साथ ही अर्थ से रेडियस में 109 टाइम्स और मास में सन 3,30,000 बड़ा है। ऐसे में हमारा ये आदित्य L1 मिशन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबकी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल कौंध रहा होगा कि हम आखिर सन को क्यों जाने या फिर उस पर मिशन भेजे। आइए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि सन को स्टडी करना क्यों जरूरी है। दोस्तों यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं। सन भी एक ऐसा स्टार है और बाकी स्टार्स की तुलना में ये हमारी पृथ्वी से सबसे नजदीक का स्टार है। ऐसे में अगर हम इस स्टार के बारे में जाने तो ये हमारे मिल्की वेव गैलेक्सी में बाकी स्टार्स को भी जानने में हेल्प करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन एक हॉट बैलून की तरह है और इसी के चलते उसके पास ऐसे इरप्टिव फिनोमिना यानी कि विस्फोट जैसी कंडीशन बनी रहती है। ऐसे विस्फोट सोलर सिस्टम में काफी हाई अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं और अगर ये विस्फोट अर्थ के डायरेक्शन में हो तो हमारे अर्थ के स्पेस में मैसिव डिसरप्शंस पैदा कर सकती है। देखा जाए तो हमारे सर्वाइवल के लिए हमारा स्पेस काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है और अगर ऐसा कोई भी फिनोमिना से डिस्टर्ब करेगा तो इसका इम्पैक्ट पूरी मानव जाति पर पड़ेगा। दोस्तों आपने सोलर फ्लेयर्स का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा ही फिनोमिना है। अगर ये हमारे स्पेस को हिट करेगा तो हमारे जितने भी सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशंस, पावर ग्रिड और न जाने कितनी चीजें जो भी स्पेस एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं वो सब डिसरप्ट हो जाएंगी। ऐसे में आदित्य L1 मिशन हमें ऐसे ही आने वाले फिनोमिना के बारे में अलर्ट और उसके बारे में ज्यादा जानने में हेल्प करेगा। साथ ही सन के पास हो रहे बहुत सारे मैग्नेटिक और थर्मल फिनोमिना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें अपने सोलर सिस्टम को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। देखा जाए तो इसी सोच के साथ इसरो ने साल 2019 में आदित्य नाम का सोलर मिशन लॉन्च करने का फैसला किया जो अब से कुछ ही आवर्स के बाद लॉन्च होने वाला है। आई होप ये बात आप सब भी जानते होंगे कि चंद्रयान 3 की तरह आदित्य L1 सन पर लैंड करने तो जा नहीं रहा, फिर इसे स्पेस में कहां पर प्लेस किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप जानते हो तो अर्थ से सन का ग्रेविटेशनल पुल लगभग 25 टाइम्स ज्यादा है। ऐसे में आदित्य L1 को ऐसी जगह पर प्लेस करना है जहां वो सन और अर्थ दोनों के ग्रेविटेशनल पुल से बचा रहे। ऐसी ही एक जगह हमारे स्पेस में मौजूद है जिसे लैग्रेंज पॉइंट के नाम से जाना जाता है और जिस लैग्रेंज पॉइंट पर आदित्य L1 को प्लेस किया जाना है वो लैग्रेंज पॉइंट 1 है। दोस्तों लैग्रेंज विज्ञान की वो अद्भुत खोज है जिसे इटालियन मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने डिस्कवर किया। जिस स्पेस में ऐसा पोजीशन है जहां पे अगर आप किसी भी चीज को पहुंचा देते हैं तो वो वहीं पर स्टे कर जाता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स आपस के ग्रेविटेशनल पुल को किसी न किसी एक प्लेस पर बैलेंस करते हैं। ऐसे ही सन, मून और अर्थ के बीच में 5 लैग्रेंज पॉइंट्स डिस्कवर हुए हैं। देखा जाए तो इसरो आदित्य को L1 में इसलिए पुट करना चाहता है जिससे वो एक्लिप्स की कंडीशन में भी लगातार सन को ऑब्जर्व कर सके। इन सब के अलावा ये प्लेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट बहुत ही कम फ्यूल लेते हैं और बिना किसी डिस्टर्बेंस के टास्क को पूरा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मिशन पे हम क्या अचीव कर सकते हैं और ये मिशन कब और कहां से लॉन्च होने वाला है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों हम अपने इसरो की हिस्ट्री को तो जानते ही हैं, लेकिन हमारे इसरो की सबसे खास बात उनके लो बजट मिशन हैं। हॉलीवुड की ओपेनहाइमर जैसी मूवी का बजट जहां 826 करोड़ का था, वहीं हमारा सन को स्टडी करने का मिशन 400 करोड़ का है और ऐसे लो बजट एफिशिएंसी मिशन को सिर्फ इसरो ही कर सकता है। दोस्तों आदित्य मिशन इसरो का पहला सोलर मिशन है जिसे PSLV C57 की मदद से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आदित्य L1 को L1 पॉइंट पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये मिशन 7 पेलोड्स के साथ लॉन्च होगा जो सन से रिलेटेड कई डिफरेंट चीजों की स्टडी करेगा। देखा जाए तो 7 पेलोड्स का काम फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सन के सबसे बाहर की लेयर कोरोना को स्टडी करने का है। L1 पॉइंट का स्पेशल फायदा उठाते हुए 4 पेलोड्स डायरेक्टली सन को ऑब्जर्व करेंगे और बाकी 3 सन के पार्टिकल्स और उसके फील्ड्स को स्टडी करने में हेल्प करेंगे। आइए हम 7 पेलोड्स के काम को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। VELC यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। दोस्तों ये पहला पेलोड है जो सोलर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शंस के डायनेमिक्स को समझने में हेल्प करेगा। इसी सीरीज में सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नजदीक यूवी में फोटोज लेगा। अगला पेलोड आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य है जो सोलर विंड्स और वहां पे एनर्जेटिक आयंस को स्टडी करेंगे। साथ ही हमें वहां के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी समझाएंगे।
देखिए इसके अलावा द सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हमें सन से निकलने वाली एक्सरे फ्लेयर्स को समझने में हेल्प करेगी। दोस्तों लास्ट पेलोड मैग्नेटोमीटर सन और प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड्स को समझने में हेल्प करेंगे। ऐसे हम 7 पेलोड्स की मदद से आदित्य L1 के ऑब्जेक्टिव को पा सकेंगे। देखा जाए तो इसरो के अलावा इस मिशन में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने भी अपना योगदान दिया है, जैसे VELC इंस्ट्रूमेंट को जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने डेवलप किया है, वहीं SUIT इंस्ट्रूमेंट को इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, एस्पेक्स इंस्ट्रूमेंट को फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और पापा पेलोड को स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम ने बनाया है। द सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर और मैग्नेटोमीटर पेलोड लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलोर ने डेवलप किया है। ये सारे पेलोड्स इसरो और उसके सेंटर्स के क्लोज कंट्रीब्यूशन से बने हैं। दोस्तों हमारे साइंटिस्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA बेंगलोर में 40 अलग अलग पेलोड्स को बनाने और असेंबल करने में अपने 15 साल दिए हैं। देखा जाए तो मिशन हमारे इन्हीं सब साइंटिस्ट की लगन और मेहनत का नतीजा है। और ऐसे में सवाल अब ये भी उठता है कि क्या हम पहले ऐसी कंट्री हैं जो सन के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और भी देशों ने सन मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों वैसे तो हम पहले नहीं हैं जो सन को स्टडी करने के लिए कोई मिशन लॉन्च कर रहे हैं। हमसे पहले नासा ने भी अपना पार्कर सोलर प्रोब सन के पास भेजा था। फिर हमारा ये मिशन नासा से कितना अलग है, आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों नासा का पार्कर सोलर प्रोब आदित्य L1 की तुलना में सन के ज्यादा करीब लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को जहां अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 पॉइंट पर पुट किया जाना है, वही सोलर प्रोब के बारे में नासा ने बताया था कि इसने सन की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना को टच किया है, जिस वजह से इसे पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट माना जाता है जिसने सन को टच किया है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि नासा ने इस मिशन को 1950s के यंग साइंटिस्ट यूजीन पार्कर के नाम पे रखा है। यूजीन पार्कर एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे जिन्होंने सोलर विंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ प्लाज्मास, मैग्नेटिक फील्ड और सोलर कोरोना पर थ्योरीज दी थी। नासा ने इस मिशन को 12 अगस्त 2018 में केप कैनावेरल स्टेशन फ्लोरिडा से लॉन्च किया। दोस्तों सन के इतने नजदीक जाने वाला ये पहला मिशन है जो सन की इमेंस हीट को सहने की ताकत रखता है। साथ ही नासा का यह मिशन सोलर विंड के ओरिजिन और एवोल्यूशन को समझने में हेल्प करेगा। देखा जाए तो पार्कर सोलर प्रोब नासा के लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम का हिस्सा है, जो सन और अर्थ के रिलेशनशिप को और बेहतर तरीके से स्टडी करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नासा का मिशन सन के नजदीक जरूर गया है, लेकिन ये सन को पूरे तरीके से स्टडी करने में सक्षम नहीं है। वहीं आदित्य L1 सन से दूर होकर भी सूर्य को पूरे तरीके से देख सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिशंस एक दूसरे के पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों के इक्विपमेंट्स और दोनों के ऑब्जेक्टिव्स भी अलग अलग हैं। नासा का मिशन जहां सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना चाहता है, वहीं आदित्य L1 मिशन सन के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड को स्टडी करने के लिए स्पेसिफाइड है। और हमेशा की तरह नासा का मिशन बहुत ही एक्सपेंसिव मिशन है, जिसका बजट $1.6 बिलियन। वहीं इसरो का पॉकेट फ्रेंडली मिशन सिर्फ 400 करोड़ का है। हर देश के लिए उसका हर एक मिशन गर्व की बात होती है और इसलिए हर देश अपना खुद का मिशन लॉन्च करना चाहता है। दोस्तों इसरो के लगातार प्रयास से हमने पिछले 70 सालों में काफी कुछ अचीव किया है। स्पेस रेस जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेटेड जगह थी, वहां इसरो ने अपनी कामयाबी के झंडे एक बार नहीं बल्कि कई बार गाड़े हैं। आर्यभट्ट के लॉन्च से लेकर अब तक हमने ढेर सारे सक्सेसफुल मिशंस किए हैं। ऐसा कहा जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और यही बात इसरो पे भी लागू होती है। हमारे ये सारे मिशन 7 दशक के अथक प्रयास, हमारे साइंटिस्ट के जज्बे और हमारे लीडर्स की विजनरी सोच का नतीजा है। ऐसे मिशन में हमारा अगला कदम चांद के बाद अब सूर्य को स्टडी करना है। जिस सूर्य की कल्पना करने से हमें गर्मी लगने लगती है, उसी सूर्य के पास जाकर उसे स्टडी करना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। ये हमारा सूर्य की ओर पहला कदम जरूर है, लेकिन आने वाले टाइम में हम और भी मिशंस को लॉन्च करेंगे, क्योंकि सन को समझने के लिए सिर्फ एक मिशन काफी नहीं है। फिलहाल हम L1 के पास से सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। दोस्तों L5 भी ऐसा ही एक पॉइंट है जहां से हम स्पेस वेदर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही सन के पोलर रीजन्स को भी एक्सप्लोर करना भी बाकी है, जिसकी टेक्नोलॉजी अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है। बीते कुछ सालों में हमने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं और आने वाले टाइम में और भी ढेर सारे माइलस्टोन्स अचीव करने हैं।